I became the necromancer of the academy. अध्याय 5 आतंकवादी। मैं वापस आ गया। अन्य भूतों के विपरीत स्क्रम सावधानीपूर्वक कदमों से कमरे में दाखिल हुआ। वह चौंक कर मेरी तरफ देखने लगा और फिर उसने झुककर गहरा प्रणाम किया। ऐसा लगता है कि युवा मालिक ने इस हवेली को अपवित्र करने वाले बदमाशों का सफाया कर दिया है। मुझे इस बात पर थोड़ी हैरानी हुई कि उन्होंने तुरंत ही मेरे किए को पहचान लिया, लेकिन मैंने अपना संयम बनाए रखा और शांत भाव से जवाब दिया। मुझे पता है कि उस हवेली में अभी भी कई भूत मौजूद हैं। मुझे खेद है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इसका ठीक से रखरखाव नहीं किया। उन स्थानों और समय क्षेत्रों की जांच करें जहां वे अक्सर घूमते हैं और बाद में इसकी सूचना दें। उत्तरी वेडन पर्वतों में स्थिति कैसी है? मैंने स्क्रम को आदेश दिया था कि वह नॉर्थ वेडन पर्वतमाला को पार करने वाले प्रवासियों के खिलाफ चल रही लड़ाई की स्थिति का जायजा लेने जाए और मुझे इसकी रिपोर्ट दे। तो मेरे सवाल पर उसने धीरे से अपना सिर उठाया और जो कुछ उसने देखा था उसे समझाना शुरू कर दिया। पहाड़ों से होकर आगे बढ़ रहे प्रवासियों के साथ अग्रिम पंक्ति में तनाव है। परिवार का मुखिया अपने शुरुआती शानदार रूप के विपरीत एक अप्रत्याशित लड़ाई में शामिल होने पर अपना मनोबल खो चुका है। दारियस वर्डी, एक योद्धा जिसे उत्तरी पर्वत श्रृंखलाओं का संरक्षक और वर्डी का दिग्गज कहा जाता है। यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि डेरियस को पीछे धकेल दिया गया। बेशक यह दृश्य खेल में बिल्कुल भी नहीं आया, लेकिन परिवार के साथ बिताए 3 महीनों के दौरान मैं उसकी शक्ति से अच्छी तरह वाकिफ था। कम से कम वह एक महान व्यक्ति थे जो शूरवीरों के कप्तान की भूमिका को सहजता से निभाने में सक्षम थे। क्या डेरियस को पीछे धकेल दिया गया? यह स्पष्ट हो गया कि यह एक दिलचस्प लेकिन खतरनाक स्थिति थी। यदि अप्रवासी ऊबड़-खाबड़ पर्वत श्रृंखला को पार करके राज्य के क्षेत्र में प्रवेश कर जाते तो वर्डी परिवार की स्थिति हिल जाती। अन्य काउंटों की तुलना में उन्हें कई तरह के लाभ मिल रहे थे, लेकिन वे अपने कर्तव्यों को पूरा करने में असमर्थ थे। मुझे लगा कि वे डाकू हैं क्योंकि वे अप्रवासी थे, लेकिन उनके कवच से शुरू करें तो उनके सभी हथियार अत्याधुनिक थे, क्योंकि वे दूसरी तरफ स्थित क्लार्क गणराज्य से आ रहे हैं। क्लार्क गणराज्य हमारे ग्रिफिन साम्राज्य के निकट स्थित था। ग्रिफिन के विपरीत, जहां माना का उपयोग मुख्य संसाधन के रूप में किया जाता था, क्लार्क गणराज्य एक ऐसा देश था जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी को महत्व देता था और एक एकल नेता के साथ सैन्य तानाशाही थी। हालांकि खेल में इसका ज्यादा महत्व नहीं था, लेकिन क्लार्क की कुख्याति का जिक्र कई किरदारों द्वारा कई बार किया गया। एक ऐसी जगह जिसे कारखानों की भूमि कहा जाता है क्योंकि वहां लोगों के साथ मशीनों जैसा व्यवहार किया जाता है। संभवतः आने वाले अप्रवासी वे लोग थे जो क्लार्क से अवैध रूप से भाग निकले थे। बंदूक के नाम से जाना जाने वाला यह हथियार शोर और झटके के कारण असुविधाजनक प्रतीत होता था, लेकिन शक्ति और मारक क्षमता में यह श्रेष्ठ था। स्क्रैम ने कुछ मूल्यवान चीज देखने का दावा करने के बाद अपनी व्याख्या जारी रखी। फिलहाल डेरियस को भौगोलिक लाभ है क्योंकि उसका शिविर रिज लाइन पर स्थित है, लेकिन जल्द ही इसमें घुसपैठ होने की आशंका है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मुझे नहीं पता था कि स्क्रम नाम का भूत कितना सक्षम था, लेकिन अगर वह इतना आत्मविश्वासी था तो उसके अपने कारण जरूर होंगे। मेरा सवाल सुनकर उन्होंने ऐसे समझाना शुरू किया मानो वे इसी का इंतजार कर रहे थे। प्रवासियों में एक असाधारण महिला है। एक असाधारण महिला? उसके बाल बर्फ के टुकड़ों की तरह सफेद थे, लेकिन दौड़ते हुए भेड़िए की गर्दन के बालों की तरह खुरदुरे थे और उसकी गहरे लाल रंग की आंखें मानो खून से भरी हुई महसूस हो रही थी। क्लार्क गणराज्य का एक निवासी जिसके बाल सफेद और आंखें लाल थीं। किसी की छवि मेरे दिमाग में आते ही मेरी आंखें कांपने लगीं। उसके हाथ में जो कुल्हाड़ी है वह लॉर्ड डेरियस के सैनिकों को आसानी से कुचल देगी और राज्य के क्षेत्र पर आक्रमण कर देगी। हमला। साथ ही चूंकि उसके पीछे चलने वाले सभी लोग नपुंसक होने के लिए समान रूप से अयोग्य हैं, इसलिए सर डेरियस भी अकेले उन्हें रोक नहीं पाएंगे। स्क्रैम ने मुझे समझाने के लिए काफी लंबा भाषण दिया। शायद उन्हें लगा होगा कि मुझे यह समझने में कठिनाई होगी कि एक अकेले व्यक्ति के कार्यों से पर्वत श्रृंखला की सुरक्षा व्यवस्था कैसे खतरे में पड़ सकती है, लेकिन मामला बिल्कुल उल्टा था। ऐसा प्रतीत होता है कि फिंडेन राज्य की ओर जा रही है। फिंडन गोचेओल्सांग नामक प्रतिरोध समूह की नेता थीं, जिसका उद्देश्य क्लार्क गणराज्य की तानाशाही से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष करना था। गोचेओल्सांग का अर्थ पुरातन वस्तुओं या कबाड़ वस्तुओं का व्यापार हो सकता है। हालांकि मैं उसकी पृष्ठभूमि के बारीक विवरणों से परिचित नहीं था, लेकिन यह मेरे लिए स्पष्ट था कि अपने कबीले से निर्वासित होने के बाद वह अपने प्रतिरोध आंदोलन को मजबूत करने के इरादे से हमारे राज्य में आई थी। आपको यह कैसे पता चला? क्योंकि वह एक चैप्टर की बॉस थी। अगर प्रतिद्वंदी फिंडेन है तो मैं डेरियस के लिए तालियां बजाना चाहूंगा, जिसने अब तक डटकर मुकाबला किया है। फिंडेन इतनी शक्तिशाली थी कि उसे मानव रूप में एक जानवर के रूप में वर्णित किया गया था, क्योंकि एक बार शुरू होने के बाद उसे रोकना असंभव था। मुझे याद आया कि वह उस तरह की बॉस थी जो लगातार लड़ने पर और मजबूत होती जाती थी, इसलिए मुझे शुरुआत में ही उच्च मारक क्षमता का उपयोग करके जितनी जल्दी हो सके उसकी सेहत को कम करना था। असंख्य खिलाड़ी टिप्स मांग रहे थे और कह रहे थे कि फिंडेन के साथ लड़ाई बहुत कठिन थी। वह दिखने में आकर्षक थी, लेकिन उस स्तर की सख्त बॉस होने से उसका सारा आकर्षण खत्म हो गया। मैं अब फिंडेन को हरा नहीं सकता। यह तो स्वाभाविक ही था।
हालांकि नेक्रोमेंसी में जबरदस्त विनाशकारी क्षमता और अद्वितीय बहुमुखी प्रतिभा थी, फिर भी मैं इस कला में नौसिखिया था। मैंने कुछ देर के लिए अपने पैर मोड़े और सोचने लगी। एक अप्रत्याशित खतरे का प्रकट होना। लेकिन इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए कि यह स्थिति पूरी तरह से अवसरों से रहित नहीं थी, मेरे होठों के कोनों पर एक हल्की, व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई। केंद्रीय प्रवेश द्वार की रखवाली करता हुआ एक समुराई, नर्स करेन ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरते हुए केंद्रीय सीढ़ी पर बैठते हुए बुदबुदाया। उसकी तलवार उसके बगल में सीढ़ियों के सहारे टिकी हुई थी, जो किसी भी समय जवाब देने के लिए तैयार थी। इस समय अकादमी के अंदर काफी हलचल मची हुई थी। इनमें से केंद्रीय प्रवेश द्वार पर तैनात समुराई ने सबसे अधिक उत्पात मचाया और कई लोगों को अपना शिकार बनाया। हालांकि वह कोई शूरवीर नहीं था, फिर भी उसे यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि उसकी पोशाक पूर्वी समुराई की पोशाक से मिलती जुलती थी। यह एक भूत है। क्या यह किसी प्रकार का जादू टोना था? यह सोचकर कि ऐसा राक्षस अचानक कहां से आ गया होगा, करेन ने अपने हाथों को अपनी ठुड्डी पर रखा और अपने पैरों के तलवों से पहली मंजिल के गलियारे को थपथपाया। उसने सुना था कि जब कोई पहली मंजिल पर नीचे आएगा तो वह प्रकट होगा, इसलिए वह कई बार ऊपर नीचे गई, लेकिन वह फिर से बाहर नहीं आया। क्या इसके दिखने के लिए अलग अलग समय स्लॉट हैं? क्या मुझे कल वापस आना चाहिए? जब करेन एक परिकल्पना तैयार कर रही थी, तभी एक आवाज ने उसे बाधित कर दिया। प्रोफेसर करेन। उसी समय गलियारे के अंत से भारी और धीमी कदमों की आहट सुनाई दी। एक कोमल और मधुर आवाज, मोटा पेट और भालू जैसा शरीर। डीन। वह इस अकादमी के डीन थे, उन गिने चुने लोगों में से एक जिनके साथ करेन विनम्रता से पेश आती थी। वह खड़ी हुई और उसने संक्षेप में उसका अभिवादन किया। मैंने सुना है कि पहली मंजिल पर मुख्य प्रवेश द्वार पर कुछ अजीब घटना घटी है। हाँ, सही है। मैं पहले जांच कर रहा हूं, लेकिन मुझे ज्यादा सुराग नहीं दिख रहे हैं। मैंने सुना है कि मुख्य प्रवेश द्वार के अलावा अन्य स्थानों पर भी कई घटनाएं हो रही हैं। दुर्भाग्य से, यदि दुर्घटना केवल पहली मंजिल पर स्थित केंद्रीय प्रवेश द्वार पर हुई है, तो घटना का समाधान होने तक उसे बंद कर दे। हालांकि उसी समय अकादमी के विभिन्न स्थानों पर इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही थी। डीन ने एक पल के लिए गलियारे में चारों ओर देखा, फिर अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे और धीरे से बोले, मुझे नहीं लगता कि यह कोई अचानक होने वाली घटना है। कैरन के मन में भी यही विचार आया, इसलिए वह चुप रही। और इस पर डीन ने थोड़ा क्रोधित होकर घोषणा की, यह एक आतंकवादी कृत्य है। मार्च जल्द ही आ जाएगा। छुट्टियां खत्म होने के बाद मौजूदा छात्र और नए छात्र एक बार फिर अकादमी को पुनर्जीवित करेंगे। लेकिन उससे पहले इस तरह की दुर्घटनाएं एक के बाद एक होने लगीं, इसलिए डीन इसके पीछे के मुख्य अपराधी को जल्द से जल्द ढूंढना चाहता था। मुझे पता है कि प्रोफेसर करेन ने अतीत में भाड़े के सैनिक के रूप में काम करते हुए कई देशों का दौरा किया है। ओह हाँ, सही है। कैरन पुराने दिनों के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। जब उसने अटपटे ढंग से जवाब दिया, तो डीन ने गंभीर गुस्से से भरी आवाज में पूछा, तो मुझे लगता है कि आपको काफी अनुभव है। क्या आप इस स्थिति को संभालकर इसका समाधान निकाल सकते हैं? बेशक, मैं सहयोग करने की पूरी कोशिश करूंगा और प्रोफेसर करेन को अपना पूरा समर्थन दूंगा। मुझसे पूछने के बजाय शाही परिवार जैसे किसी व्यक्ति से आधिकारिक अनुरोध क्यों नहीं किया जाता? ग्रिफिन साम्राज्य ने अपने शैक्षणिक संस्थानों में से एक के रूप में रोबर्न अकादमी का उत्साहपूर्वक समर्थन किया। अगर उन्हें पता होता कि क्या हो रहा है, तो वे चुप नहीं बैठते। हालांकि डीन ने अपना सिर हिलाया। उनकी ठुड्डी, जो खूबसूरती से टिकी हुई थी, वाकई प्रभावशाली थी। नहीं, अगर अकादमी इस मुद्दे को ठीक से हल नहीं करती है, तो शाही परिवार हमारी क्षमताओं पर संदेह करेगा। क्योंकि हाल ही में हमारी तरफ से कोई उपलब्धि हासिल नहीं हुई है। कैरन ने कड़वाहट से घूंट भरा, उसे उसके जवाब के पीछे किसी प्रकार का राजनीतिक कारण होने का आभास हुआ। मैं क्या कर सकता हूं? अगर आप कहेंगे तो मैं कर दूंगा। मैं वेतनभोगी कर्मचारी हूं। मन ही मन बड़बड़ाते हुए करेन ने अपना सिर नीचे कर लिया। मैं इसे हल करने की पूरी कोशिश करूंगा। कृपया। अगले महीने नए और मौजूदा छात्रों के लौटने से पहले हमें इस हमले के दोषी को ढूंढना होगा। अध्याय 6, भेड़िए का उत्तरी पर्वतों को पार करना। क्या आपका मतलब यह है कि हमें इंतजार करना चाहिए? मेरी बात सुनकर स्क्रम ने हैरानी भरी आवाज निकाली। उसकी ओर देखते हुए, जिसने ऐसा व्यवहार किया मानो मैंने कुछ सोचा ही न हो, मैंने शांत भाव से जवाब दिया, अगर अप्रवासियों की नेता वही है जो मुझे लगता है, तो डेरियस ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। वह पहाड़ी से नीचे उतरेगी और नॉर्थ वेडन के बीचों बीच एक और घेराबंदी शुरू कर देगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो नागरिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। वे इस बारे में चिंतित होने का जोखिम नहीं उठा सकते। यदि हम अप्रवासियों को बाहर रखने में असफल रहे, तो हमारा पूरा परिवार अस्थिर हो जाएगा। हालांकि यह एक ऐसा परिवार था जो बल प्रयोग के जरिए बच गया था, लेकिन यह एक नाजुक स्थिति थी और हमें जीवित रहने के लिए नागरिकों का खून चूसने का सहारा लेना पड़ेगा। वह जल्द ही लौट आएगा। जिस जानवर को वह कमजोर समझता था, वह भेड़िया निकलेगा और उसके पास उससे लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। मैंने उसे केवल 3 महीने की छोटी अवधि के लिए देखा, लेकिन मैंने जिस डेरियस को देखा वह कोई बहुत महान सेनापति नहीं था।
वह एक कुशल योद्धा हो सकता है, लेकिन उसमें एक महान सेनापति के गुण नहीं थे। और यह कमी उसे अपने से अधिक शक्तिशाली किसी को भी हराने से रोक देगी। मुझे पूरा यकीन है कि हार के बाद वह वापस लौटेगा। तब तक मुझे चुपचाप इंतजार करना पड़ा और बातचीत के लिए कार्ड तैयार करने पड़े। अपनी ढालें उठाओ। अगर अब हार मान ली तो अगला हमला नॉर्थ वेडन के शहर पर होगा। क्या उत्तर के योद्धा इतने मूर्ख हैं कि वे अपने परिवार की भी रक्षा नहीं कर सकते? डेरियस गुस्से में चीख उठा। अगर हालात सामान्य होते तो सैनिक भयभीत हो जाते और उसके आदेशों का तुरंत पालन करते। लेकिन अब उनमें ऐसा करने की ताकत भी नहीं थी। उन्होंने पर्वत श्रृंखला की भौगोलिक विशेषता का पूरा लाभ उठाया। तकनीकी कौशल में अंतर के कारण हथियारों के स्तर में मामूली अंतर होने पर भी उनकी तरफ की जादुई शक्ति अप्रभावित रही। गांव से पहाड़ी तक जाने वाली सड़क उनकी तरफ अच्छी तरह से बनी हुई थी, इसलिए आपूर्ति आसानी से मिल जाती थी। कर्मियों की कोई कमी नहीं थी और सैनिकों ने प्रशिक्षण की उपेक्षा नहीं की थी। बाहरी इलाकों में रहने वाले उत्तर के विशालकाय लोग हमेशा से अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करते आए हैं। मनोबल के मामले में दुश्मन की तुलना किसी से नहीं की जा सकती थी, क्योंकि सैनिकों के लिए अगर उन्हें यहां भेज दिया जाता तो उनके परिवार का घर ठीक पीछे ही था। इसलिए वे अपनी जान की बाजी लगाकर उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। कोह! अचानक धुएं की एक घनी, तीखी गंध हवा में फैल गई। यह अप्रवासियों द्वारा इस्तेमाल किए गए बारूद की गंध नहीं थी, बल्कि तंबाकू की तेज गंध थी। एक महिला, जो देखने में भेड़िए जैसी लग रही थी, सिगरेट का धुआं ऐसे उड़ा रही थी मानो सांस लेना उसके लिए सांस लेने जितना आसान हो। अनगिनत मौतों को देखने के कारण उसकी आंखें गहरे लाल रंग से रंगी हुई थीं। धड़ाम! जैसे लकड़ी काट रहे हों, वैसे ही उठी हुई कुल्हाड़ी ने नॉर्थ वेडन के सिपाही को ठीक 2 हिस्सों में काट दिया। वह पहाड़ की ढलान पर फिसल गया, उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वह मर चुका है। वह बार-बार आ रही है। सफेद भेड़िया दौड़ रहा है। कुडुक! मैं इसकी देखभाल करूंगा। डेरियस झट से आगे की ओर झुका और इतनी जोर से दांत भींचे कि उसकी नसें फूल गईं। वह उस औरत के हाथों अपमानित होना अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह जहां भी गुजरती, अपने कोट के किनारों को लहराती हुई, वहां केवल तंबाकू की तेज गंध ही रह जाती थी। जैसे जैसे वह पहाड़ पर चढ़ती गई, उसने जीवन की सभी ज्वालाओं को बुझा दिया। जब डेरियस पहाड़ी से नीचे दौड़ रहा था, तो उसके पैरों की उंगलियों में माना ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। जब भी वह एक भारी कदम आगे बढ़ाता, आसपास के पेड़ ऐसे कांपते मानो चीख रहे हों और उन पर जमी बर्फ को झाड़ रहे हों। फिंडेन, एक अप्रवासी महिला जिसे सफेद भेड़िया कहा जाता है, ने एक आदमी को रथ की तरह अपनी ओर दौड़ते हुए देखा और कुल्हाड़ी पकड़े हुए अपना हाथ पीछे खींच लिया। आप आखिरकार पहुंच ही गए, काउंट डेरियस। मेरे नाम का इस तरह लापरवाही से उच्चारण करने की हिम्मत मत करो, तुम अशिष्ट व्यक्ति। डेरियस की तलवार और फिंडन एस की कुल्हाड़ी आपस में टकराईं। शारीरिक शक्ति के मामले में डेरियस का पलड़ा भारी था, इसलिए उसने सोचा कि वह फिंडेन ए को एक ही बार में मार सकता है, और उसने हमला जारी रखा। कुंग कुंग, तुम तो सिर्फ ताकत के दम पर ही जी रहे हो, है ना? मैं सालों से लड़ रहा हूं। आप तो देखते ही देखते घर के मुखिया बन गए, है ना? मुझे निराशा हुई। आप लापरवाह हैं और अनुभवहीन हैं। फिंडेन ने अपनी कुल्हाड़ी को एक तरफ उठाते हुए, तलवार से दूर हटते हुए, डेरियस की तलवार को मोड़ दिया, जबकि उसका शरीर बर्फ पर फिसल रहा था। देखो तुम्हारे दिमाग में कितना खून दौड़ रहा है। अगर तुम इसी तरह लड़ते रहे तो क्लार्क गणराज्य में ही पीछे छूट जाओगे। उम्र और वंश के बारे में लापरवाही से बात मत करो। खुद देखो, तुम 20 साल के लगते हो। सटीक रूप से कहूं तो मैं कुछ समय के लिए 27.5 वर्ष का हूं। फिंडेन ने अपनी कुल्हाड़ी के पिछले हिस्से से कंधे पर थपथपाते हुए, तंबाकू का धुआं थूकते हुए उपहास किया। तो मुझे यकीन है कि मैं आपसे कहीं ज्यादा अनुभवी हूं, है ना? बकवास! मैं 10 साल की उम्र से ही अपने पिता के साथ इस पर्वत श्रृंखला की रक्षा करता आ रहा हूं, जब से मैंने तलवार चलाना सीखा है। मैं तुम्हारे जैसे अप्रवासियों से अपनी तुलना करने की हिम्मत नहीं करता। डेरियस गुस्से से आग बबूला था और फिंडेन ए को उसका अपमान करने के लिए 2 टुकड़ों में फाड़ देने को तैयार था। उसके पैरों पर बर्फ जमा हो गई और तेजी से उड़ने लगी। हाँ, बिल्कुल सही। चूंकि तुम केवल 10 साल के थे, इसलिए तुम पहाड़ की चोटी पर किसी सुरक्षित जगह पर छिपे रहे होगे और मेरे उन साथियों को मार रहे होगे जो वहां रहने के लिए आए थे। तुम तो बस एक नौजवान हो जो बहादुरी का दिखावा कर रहे हो। ये लड़ाई नहीं है। ये तो शिकार करते हैं। खरगोश या लोमड़ी पकड़ने से ये कैसे अलग है? तुम शिकारी हो, योद्धा नहीं। मैं और अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपमान? अपमान तो तुम कर रहे हो। तुम निकम्मे कमीने हो जो नरसंहार को लड़ाई समझ बैठे हो। आटुई! फिंडेन ए ने अपने मुंह से तंबाकू थूककर फर्श पर गिरा दिया। उसकी लाल आंखें तीव्र क्रोध से भरी हुई थीं। मैं जन्म से ही बेतहाशा इधर-उधर भागता रहा हूं और मैं 3 साल की उम्र से ही जीवित रहने के लिए लोगों को मारता रहा हूं। दरार! क्योंक! डेरियस की नजर उड़ती हुई कुल्हाड़ी का पीछा नहीं कर पाई। कुल्हाड़ी डेरियस के दाहिने कंधे पर जा लगी और उसका शोल्डर पैड चकनाचूर हो गया। उफ! पलक झपकते ही खतरनाक रूप से बढ़ती हुई माना शक्ति बाधित हो गई और ठंड में गायब हो गई।
इसी बीच फिंडन एस के पैर पहले ही डेरियस की पीड़ा से भरी आंखों के सामने पहुंच चुके थे। बूम! शुरुआती हमले के बाद एक लात सीधे अंदर आई और डेरियस के चेहरे पर सटीक रूप से लगी। डेरियस का शरीर लड़खड़ाने लगा और वह पीछे की ओर गिरने लगा। दूसरी ओर फिंडन ए यही नहीं रुकी। पहले वार के बाद वह हवा में ही घूम गई और उसने पीछे से लात मारकर उसकी छाती पर वार किया। धड़ाम! अपनी पसलियों के कवच को तोड़ते हुए निकलने की आवाज के साथ डेरियस ठंडी बर्फ पर गिर पड़ा। उफ, धिक्कार है। दर्द के मारे वह ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था और ठीक से चीख भी नहीं पा रहा था। यह आप पर बिल्कुल फिट बैठता है। फिंडन ने डेरियस की ओर देखा और उसके कंधे से अपनी कुल्हाड़ी निकाल ली। आह! वह गिड़गिड़ाते हुए चीखा, लेकिन फिंडन ने अपना सिर हिलाया और कुल्हाड़ी से खून पोंछ दिया। उसके पीछे आ रही दूसरी अप्रवासी महिला के पास एक शिकार करने वाली राइफल थी और उसने उसे डेरियस पर तान दिया। कोई बात नहीं, उसे जाने दो। क्या? नेता, ये क्या है? दया? क्या इस तरह का अप्रवासी मुझ पर दया दिखाएगा? क्या क्लार्क गणराज्य में गुलामों की तरह रहने वाले लोग मुझ पर, ग्रिफिन के काउंट पर, दया दिखा रहे थे? डेरियस को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंतें मरोड़ रही हों, लेकिन फिंडन ए का दया दिखाने का कोई इरादा नहीं था। मुझे उसे जीवित रखना होगा ताकि कोई दूसरा योग्य व्यक्ति काउंट का पद न ले ले। आह! डेरियस की आंखें खून से सूजी हुई थीं। ऐसा लग रहा था मानो खून उसके सिर की ओर दौड़ रहा हो, लेकिन इसके बजाय उसके कंधे से खून बहना और भी बढ़ गया। क्या आप वाकई किसी उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकते हैं, काउंट? अगर आप ऐसा करते हैं, तो क्या अभी इसी वक्त आपके परिवार को अब तक मिले सभी विशेषाधिकार नहीं छिन जाएंगे? क्रियरिक, मैं आपको छोड़ देता हूं। अपने विकल्पों पर ध्यानपूर्वक विचार करें। चाहे आप राज्य के लिए समर्थन मांगें या परिवार की खातिर समझौता कर लें। डेरियस शर्म से कांप उठा जब उसने देखा कि फिंडन एस हंसते हुए गार्ड पोस्ट की ओर बढ़ रही है। आसमान अभी भी बिल्कुल सफेद था, उसमें एक भी बादल नहीं था। डेरियस की तरफ केवल तंबाकू की तेज गंध ही रह गई थी। 2 दिन बाद लॉर्ड डेरियस बीमारी की हालत में बिस्तर पर लेटे हुए हवेली लौट आए। उसके सैनिक हारे हुए सैनिकों की तरह भारी कदमों से चलते थे, सिर झुकाए रहते थे और अपने चेहरे हेलमेट से ढके रहते थे। आप में वाकई बहुत गहरी समझ है। स्क्रम ने विस्मय से कहा कि मेरा निर्णय सही था, लेकिन यह मेरे लिए इतना स्वाभाविक था कि मैं प्रभावित नहीं हुआ। हवेली के अंदर अफरातफरी मची हुई थी और नॉर्थ वेडन के नागरिक पराजित सैनिकों की वापसी को देखकर इस भय से कांप रहे थे कि अप्रवासी लूटपाट करने आ रहे हैं और हमारे परिवार से जवाब मांग रहे थे। उन्होंने ऐसे समय के लिए टैक्स चुकाया था, इसलिए यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया ही थी। जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मुझे नॉर्थ वेडन शहर दिखाई दिया। अंदर काफी हलचल थी, लेकिन मुझे शहर से एक भी घोड़ा गाड़ी निकलते हुए नहीं दिखी। कोई नहीं जा रहा है, क्योंकि उत्तर के लोगों का प्राचीन काल से ही अपनी मातृभूमि से गहरा लगाव रहा है। जमीन पर जमी हुई बर्फ की तरह उन्होंने अप्रवासियों के आक्रमण के बावजूद भी यहां से जाने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि यहीं रहना पसंद किया। जब मैं इस बारे में सोच ही रहा था, तभी बाहर से तेज कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने खिड़की से बाहर देखा और अपना कोट पहन लिया। यह जाने का समय है। स्क्रम ने मुझे विदा करते समय अपना सिर झुकाया। पिछले कुछ दिनों से भोजन के समय को छोड़कर जो दरवाजा बंद रहता था, वह आज पूरी तरह खुला हुआ था, मानो यह मुझे आगे आने के लिए प्रेरित कर रहा हो।